कल्पना कीजिए एक बिल्कुल शांत कमरे की, हाँ, जहां सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक गूंज रही है, टिक टिक, और कोई आवाज नहीं। हाँ, और उस डूम्सडे क्लॉक की सुई आधी रात से, मतलब विनाश से, हाँ, मात्र 85 सेकंड दूर है। सिर्फ 85 सेकंड। देखिए, ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये वो हकीकत है जिसमें आज दुनिया जी रही है। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि इस घड़ी का मतलब क्या है। सही कहा। हाँ। और ये महाप्रलय की कितनी सटीक चेतावनी देती है। हाँ, डूम्सडे मिसाइल जियोपॉलिटिक्स। बिल्कुल। या। अमेरिका के मिनटमैन 3 मिसाइल परीक्षण, हाँ, और ईरान इजराइल के बीच चरम पर पहुंचे तनाव के बीच झूलती दुनिया की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जो किसी सिनेमैटिक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। एकदम सही। जी। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से निष्पक्ष है। हाँ, ये बताना जरूरी है। इन स्रोतों में जो भी राजनीतिक या कूटनीतिक बातें कही गई हैं, हम केवल उनका अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी भी देश या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि इन दस्तावेजों में क्या है और दुनिया के इस शक्ति प्रदर्शन का गणित असल में कैसे काम करता है। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक बहुत ही नाटकीय दृश्य से होती है। कैलिफोर्निया का वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च की जाती है जो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ती हुई 6,700 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड पर बिल्कुल सटीक निशाने पर गिरती है। और स्रोत में ये विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है कि 6,700 किलोमीटर तो इसकी सिर्फ आधी क्षमता है। आधी क्षमता? हाँ, इसकी अधिकतम मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। बाप रे, इतनी विशाल दूरी! तो इतनी दूर तक परीक्षण करने के पीछे का कूटनीतिक संदेश क्या है? देखिए, इस परीक्षण का कूटनीतिक संदेश इसकी दूरी और सटीकता में ही छिपा है। अगर हम इतिहास देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ हमला, वो एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल, उसने टोटल वॉर या संपूर्ण युद्ध की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस महाविनाश के बाद अमेरिका दशकों तक इस तरह के आक्रामक परीक्षणों से, मतलब परमाणु हथियारों के बहुत अधिक खुले प्रदर्शन से बचता रहा। शीत युद्ध के दौरान भी परीक्षण होते थे, है ना? होते थे, लेकिन उनकी प्रकृति अलग थी। एक अघोषित नीति थी कि इन महाविनाशकारी हथियारों को बैकग्राउंड में ही रखा जाए। लेकिन हालिया रक्षा नीतियों ने ये रुख बदल दिया है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि खामोशी का दौर अब खत्म हो चुका है। मतलब जब कोई देश आधी दुनिया पार करने वाली मिसाइल का खुलेआम परीक्षण करता है, तो वो अपने विरोधियों को अपनी पहुंच की याद दिला रहा होता है। हिरोशिमा में गिराए गए बम से 20 गुना अधिक बताई गई है। 20 गुना, ये आंकड़ा कंपा देने वाला है। सच में, एक ऐसा हथियार जो पल भर में करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। लेकिन इस स्लाइड डेक में इस परीक्षण की टाइमिंग को लेकर जो बात कही गई है वो मध्य पूर्व के हालातों से जुड़ी है। हाँ, ये टाइमिंग का पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। ये परीक्षण ऐसे समय में नहीं हुआ है जहां दुनिया में शांति हो। ये ठीक ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व में युद्ध अपने चरम पर है। स्लाइड डेक ईरान और इजराइल के बीच के सीधे टकराव को इसका तात्कालिक रणनीतिक कारण मानता है। और कूटनीतिक पृष्ठभूमि भी तो है। बिल्कुल। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई पर संभावित हमलों की चर्चा, सत्ता परिवर्तन या रिजीम चेंज की उठती मांगे। हाँ, और अमेरिका ये परीक्षण करके अपनी परमाणु सर्वोच्चता की लकीर को और गहरा करना चाहता है। में इस मिसाइल की गति और तकनीक के जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। इसमें मिनटमैन 3 की गति ध्वनि से 23 गुना तेज बताई गई है। मतलब क्या आप इस मैक 23 की रफ्तार और इसके रणनीतिक महत्व को थोड़ा समझा सकते हैं? बिल्कुल। मैक 23 का सीधा सा अर्थ है 28,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। उफ, 28,400 किलोमीटर! ये गति इतनी ज्यादा है कि इंसान का दिमाग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। रणनीतिक नजरिए से इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल लॉन्च होने के अधिकतम 30 मिनट के भीतर, सिर्फ 30 मिनट्स? हाँ, सिर्फ 30 मिनट, चाहे वो मॉस्को हो, बीजिंग हो या तेहरान, दुनिया के किसी भी कोने में प्रहार कर सकती है। और दस्तावेजों में बताया गया है कि अमेरिका के पास ऐसी 400 मिसाइलें हैं। 400 मिसाइलें? हाँ, मोंटाना, व्योमिंग और नॉर्थ डकोटा के अंडरग्राउंड साइलोज यानी भूमिगत बंकरों में एक्टिव अलर्ट पर तैनात हैं। और ये एक्टिव अलर्ट का मतलब? इसका मतलब है कि उन्हें फायर करने के लिए हफ्तों या दिनों की नहीं, सिर्फ कुछ मिनटों की तैयारी चाहिए। 30 मिनट में तबाही, सोचकर ही डर लगता है। लेकिन इसमें एक और तकनीक का जिक्र है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। MIRV तकनीक। हाँ, स्लाइड डेक कहता
लगता है कि ये मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भेदने में माहिर है, क्योंकि ये वायुमंडल के भीतर क्रूज मिसाइल की तरह नहीं उड़ती। इसमें MIRV तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये काम कैसे करती है? देखिए, MIRV का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये ICBM तकनीक का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अच्छा। जब मिसाइल लॉन्च होती है तो वो सीधे आउटर स्पेस या अंतरिक्ष में चली जाती है, और जब ये अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल में प्रवेश करने लगती है तो ये अकेली मिसाइल कई अलग अलग हथियारों या वॉरहेड्स में बट जाती है, और साथ ही ये डिकॉय यानी नकली वॉरहेड्स भी छोड़ती है। तो ये एक तरह से स्नाइपर राइफल की गोली की जगह एक शॉटगन के छर्रों की तरह काम करती है। बिल्कुल, जहां एक साथ कई निशाने साधे जा सकते हैं। एकदम सटीक तुलना है, और यही कारण है कि ये तकनीक दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर सिस्टम में भारी भ्रम पैदा कर देती है। रडार तय ही नहीं कर पाता कि असली खतरा कौन सा है और नकली कौन सा है। सही कहा। जब आसमान से एक साथ कई वॉरहेड्स अलग अलग दिशाओं में मच 23 की गति से गिर रहे हों तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सकता। ये मिसाइल डिफेंस शील्ड को ही बेकार कर देता है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि स्रोत सामग्री में केवल जमीन के नीचे छिपी इन मिसाइलों का ही जिक्र नहीं है। हाँ, डूम्सडे प्लेन की बात। पूरी दुनिया परमाणु युद्ध में जल रही है, वॉशिंगटन DC नष्ट हो चुका है, और दूसरी तरफ आसमान में उड़ने वाला ये डूम्सडे प्लेन एक सुरक्षित हवाई दफ्तर की तरह काम कर रहा है, ताकि राष्ट्रपति हवा से ही उन अंडरग्राउंड मिसाइलों को लॉन्च करने का आदेश दे सके। ये डूम्सडे प्लेन इस बात का प्रतीक है कि कूटनीतिक विफलता की स्थिति में बैकअप प्लान कितने चरम स्तर के हैं। हाँ। ये सुनिश्चित करता है कि अगर नेतृत्व जमीन पर नष्ट भी हो जाए तब भी जवाबी हमला जरूर होगा। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन का एक दूसरा पहलू भी है, ईरान की तरफ से। हाँ, अगर एक पक्ष ताकत दिखा रहा है तो दूसरा पक्ष चुप नहीं है। स्लाइड डेक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान की जवाबी कार्रवाई का बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है। दस्तावेजों में इजराइल पर हमलों की 22वीं लहर का जिक्र है ना? बिल्कुल, और उसमें उनकी सबसे उन्नत मिसाइल खुर्रम शहर का इस्तेमाल हुआ। इस खुर्रम शहर मिसाइल की खासियत क्या है जो इसे रिपोर्ट में इतनी प्रमुखता दी गई है? खुर्रम शहर की सबसे बड़ी खासियत इसकी गति है। दस्तावेजों के मुताबिक ये मैक 16 की गति छोड़ती है। मैक 16। अब देखिए, इजराइल के पास दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा प्रणालियां हैं, आयरन डोम, डेविड स्लिंग। लेकिन जब कोई मिसाइल मैक 16 की गति से आती है तो रक्षा प्रणाली के पास उसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने के लिए जो रिएक्शन टाइम होता है वो तो बहुत कम होगा, मात्र कुछ सेकंड रह जाता है। इतनी तेज मिसाइलों का झुंड किसी भी उन्नत डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये पूरी स्थिति राजनीति विज्ञान के उस पुराने सिद्धांत की ओर ले जाती है जिसे न्यूक्लियर डिटरेंस या परमाणु निवारण कहा जाता है। हाँ, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी परस्पर सुनिश्चित विनाश, MAD। क्या डिटरेंस का ये सिद्धांत आज की इस उन्नत तकनीक के दौर में भी उसी तरह लागू होता है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। शीत युद्ध के दौरान डिटरेंस इस बात पर टिका था कि दोनों पक्षों को पता था कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी उसे नष्ट कर देगा। एक डरावना शक्ति संतुलन। बिल्कुल, अमेरिका आज भी इस मिनटमैन 3 परीक्षण को शांति स्थापित करने का हथियार मानता है। यह ईरान को एक संदेश है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अंजाम उनका अपना पूर्ण विनाश होगा। लेकिन जो बात मुझे इस पूरे स्लाइड डेक में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगी वो ये है कि शायद ये डिटरेंस अब काम नहीं कर रहा है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि जब दोनों ही पक्षों के पास ऐसी मिसाइलें हों, चाहे वो मैक 33 वाली MIRV हो या मैक 16 वाली खुर्रम शहर जो रडार को पूरी तरह चकमा दे सकती हैं, तो क्या ये सिद्धांत कमजोर नहीं पड़ जाता? अगर दोनों को लगता है कि उनका पहला हमला रोका नहीं जा सकेगा तो ये शांति की बजाय युद्ध शुरू करने की जल्दबाजी को जन्म दे सकता है। आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है और रणनीतिकार इसी बात से चिंतित हैं। जब बचाव से ज्यादा हमला हावी हो जाए तो डिटरेंस डगमगाने लगता है और इस अस्थिरता को ईरान का परमाणु कार्यक्रम और भी बढ़ा रहा है। हाँ, स्रोत सामग्री इशारा करती है कि ईरान ने 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर लिया है। 60% तक? आमतौर पर हम सुनते हैं कि बम के लिए 90% संवर्धन चाहिए, तो ये 60% का आंकड़ा इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? देखिए, यूरेनियम संवर्धन कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है। प्राकृतिक यूरेनियम से 3 या 5% तक पहुंचना, जो बिजली संयंत्रों में इस्तेमाल होता है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। लेकिन एक बार जब आप 60% तक पहुंच जाते हैं तो वहां से 90% वेपन ग्रेड तक जाना तकनीकी रूप से बहुत ही छोटा कदम रह जाता है। सेंट्रीफ्यूजेस को बहुत कम काम करना पड़ता है।
मतलब वे तकनीकी रूप से परमाणु बम बनाने की क्षमता के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि दस्तावेजों में ईरान में आए हालिया भूकंप के झटकों को लेकर इतनी गहरी शंका व्यक्त की गई है। हाँ, वो अंडरग्राउंड परीक्षण वाली बात। प्रेजेंटेशन में चर्चा है कि ये झटके प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण का हिस्सा हो सकते हैं। अगर ये सच साबित होता है तो मध्य पूर्व का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। इन अफवाहों का सच होना कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता होगी। ये एक जीरो सम गेम बन चुका है। ईरान की रणनीति है कि जब तक उन्नत हथियार हैं, उनका शासन बचा रहेगा, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य इसे नष्ट करना है। सही कहा। जब दोनों की रक्षा एक दूसरे के विनाश पर निर्भर हो जाए तो शांति वार्ताओं के लिए जगह नहीं बचती। कूटनीति की जगह मिसाइल परीक्षण ले लेते हैं। ये एक ऐसी अंधी होड़ है जहां लोग भूल गए हैं कि इसका अंत कहां होगा। दस्तावेजों में जिस एक और विषय पर बहुत जोर दिया गया है वो डूम्सडे क्लॉक का इतिहास है। बहुत अहम हिस्सा। हम मात्र 6.5 सेकंड पर आ गए हैं और ये सिर्फ चेतावनी नहीं, वास्तविक संकट है। और इसी संकट को वैज्ञानिक भाषा में न्यूक्लियर विंटर या परमाणु शीतकाल कहा जाता है। रणनीतिकार अक्सर शहरों के नष्ट होने की बात करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पर्यावरण को लेकर डरे हुए हैं। दस्तावेजों में बताया गया है कि परमाणु युद्ध से इतना धुआं और राख उठेगा जो सीधे समताप मंडल में पहुंच जाएगा, और वो धुआं पूरी पृथ्वी को एक काली चादर की तरह ढक लेगा। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वैश्विक तापमान गिर जाएगा बहुत तेजी से। प्रकाश संश्लेषण रुक जाने से फसलें नष्ट हो जाएंगी। महासागरों का इकोसिस्टम चरमरा जाएगा। ये पूरी पृथ्वी पर भूखमरी और सामूहिक विनाश लाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि कैलिफोर्निया से दागी गई वो मिसाइल, ईरान का वो यूरेनियम, ये सब केवल कूटनीतिक शतरंज के मोहरे नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीवन के भविष्य को तय कर सकता है। मिनटमैन 3 मिसाइल परीक्षण केवल सैन्य अभ्यास नहीं, शक्ति संतुलन बनाए रखने की एक हताश कोशिश है। दुनिया एक ऐसी राह पर चल पड़ी है जहां से न्यूक्लियर विंटर का खतरा अब कोई काल्पनिक कहानी नहीं रहा। इन सभी तथ्यों और विश्लेषणों को देखने के बाद ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम लगातार डिटरेंस, 30 मिनट के लॉन्च विंडो और मैक 23 की गति के बारे में बात कर रहे हैं। जब मिसाइलें इतनी तेज हो गई हैं कि फैसला लेने के लिए इंसानों के पास सिर्फ चंद मिनट बचते हैं, तो पूरी रक्षा प्रणाली रडार और ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम पर निर्भर हो जाती है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि इस अत्यधिक दबाव वाले माहौल में मशीनी गलती या फॉल्स अलार्म की कितनी गुंजाइश है। अगर किसी कंप्यूटर ग्लिच ने गलत सिग्नल दे दिया कि दुश्मन की मिसाइलें आ रही हैं, तो क्या उन 30 मिनटों के भीतर किसी इंसान के पास उस डूम्सडे बटन को रोकने का समय बचेगा? क्या हमने अपनी सुरक्षा के लिए जो मशीनें बनाई हैं, अनजाने में वही महाविनाश का ट्रिगर तो नहीं बन जाएंगी? अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा है और आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों को इसी तरह गहराई से समझना चाहते हैं तो पॉलिटिकल त्रिनेत्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि दुनिया फिर से परमाणु हथियारों की नई होड़ की ओर आगे बढ़ रही है। और अगर आप गहरे राजनीतिक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए पॉलिटिकल त्रिनेत्र के साथ।